नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी से। अनिल बलूनी जी हाल ही में कैंसर जैसी बीमारी को हराकर अपने काम पर लौटे हैं। वो एक मिसाल बने हैं उन लोगों के लिए जो खास तौर पर आज कोरोना जैसे रोग से डरते हैं या भयभीत होते हैं। उन्होंने एक ऐसी बीमारी को हराया है जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अनिल बलूनी जी एक ऐसा उदाहरण बन के सामने आए हैं। हालांकि कई और लोगों ने भी मुकाबला किया कैंसर का और कैंसर को हराया। उनसे हम बात करेंगे, खास तौर से जो पीएम फंड के लिए उन्होंने मुहिम चलाई है सोशल मीडिया के जरिए, उसे भी समझने की कोशिश हम अनिल बलूनी जी से करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल बलूनी जी, सबसे बड़ी बात कि आप कैंसर जैसी बीमारी को हराकर काम पर लौटे और आज कोरोना की चुनौती दुनिया के सामने खड़ी है। लोगों के मनों में कई तरह के सवाल हैं, डर है, भ्रम है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे देखते हैं आप चीजों को? देखिए, वाकई पूरी दुनिया के सामने इस वक्त कोरोना की महामारी है जी। और कोरोना की महामारी से खासतौर से अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे जी, तो हिंदुस्तान में बड़े अच्छे तरीके से लोग भी और सरकार जिस तरीके से हमारी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार बहुत अच्छे तरीके से इस बीमारी से मुकाबला कर रहे हैं जी। हमारी केंद्र सरकार ने बहुत सही समय पर निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों का लाभ अब सब दिख रहा है। अगर आप देखेंगे जी कि यूरोप और अमेरिका में जिस तरह से महामारी हो रही है जी और हिंदुस्तान की जनसंख्या जो कि यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा होगी शायद, जी, उसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको नियंत्रण किया जा रहा है। और देखिए, कोई भी बीमारी हो जी, उसमें मनोबल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी, अभी आपने कैंसर का जिक्र किया, बहुत लोगों ने कैंसर को हराया है जी, और अब बहुत अच्छी दवाइयां भी आ गई हैं, बहुत अच्छे तरीके के कीमोथेरेपीज हैं, अन्य थेरेपीज हैं, तो बहुत अच्छे कैंसर में भी अब बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। लोगों को मनोबल अपना मजबूत करके रखना चाहिए। और कोरोना का जहाँ तक विषय है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आप सारी जो मेडिकल जो सुझाव हैं जी, उनका पालन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों को जो सरकार द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनका पालन कीजिए, स्वच्छता का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इन सब चीजों का पालन करेंगे तो कोरोना को भी हम लोग जल्दी परास्त कर देंगे और इस भारत से तो कोरोना को हम मुक्त बहुत जल्दी करा पाएंगे। जी। अनिल जी, आपने खुद अस्पताल में एक लंबा समय व्यतीत किया और एक बीमारी से, कैंसर से आपने मुकाबला किया। मैं इसलिए बार बार ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आज जब कोरोना की जिक्र होता है तो कुछ लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं, डर के भागते हैं। पुलिस जाती है, डॉक्टर जाते हैं इलाज के लिए तो उन पे आक्रमण करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ जी कि मेरे बहुत अच्छे वेल विशर जो थे मेरे जी, उन्होंने कहा कि जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ तो कि बताया ना जाए कि कैंसर है। जी, एक बीमारी के बारे में लोग आमतौर पर बताना इससे परहेज करते हैं कि इसको कैंसर हो गया, जी, लेकिन मुझे लगा कि भाई इसका इतना नाम क्यों खराब करना है। जी, इसलिए डर रहा है, कैंसर है तो बता देना कि कैंसर है, इसमें कोई गंदी बात नहीं, कोई पाप नहीं है। जी, और अगर कोरोना होता है तो क्या है, 10-12 दिन का इलाज है, उसके बाद खत्म, कोई समस्या नहीं है। जी, आखिर कोरोना में क्या शर्म भी नहीं है। और जो लोग कोरोना हुए लोगों के साथ पक्षपात करते हैं वो बड़ा गलत बात है, बहुत बड़ा अन्याय है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच भी रखनी चाहिए। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, जब वो खत्म हो जाएगा तो छुट्टी। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। लोगों को इस मामले में जागरूकता भी रखनी चाहिए और इस तरह के विषयों से दूर रहना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो या कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। अनिल जी, कोरोना बीमारी को लेकर हर कोई सांसद, जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं वो अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आप इसको लेकर क्या अभियान चला रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो सबको ही सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जी, लेकिन मनोज जी, मैं तो पिछले
सितंबर माह से जी सोशल डिस्टेंसिंग पे हूँ, जी क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है उस दौरान आपको कम लोगों से मिलना पड़ता है, डिस्टेंस रखना पड़ता है। जी और ये जो कोरोना की बीमारी है, ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया को जी सोशल डिस्टेंसिंग, जो नॉर्मल हाइजीन के नियम है, ये सब सिखा के जाएगी। और जी इसलिए इन सब चीजों का पालन करके हमको आगे बढ़ना है। और मैं, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी सप्रेस थी, मैं तो बाहर वैसे भी नहीं निकल सकता हूँ, जी तो मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जी और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके मैंने, हमारे यहाँ कहा गया कि सब लोग पीएम केयर फंड में हम लोग सहयोग करें, तो मुझे लगा कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसमें। जी तो मैंने क्या किया कि उत्तराखंड के जितने विद्वान लोग थे, जितने पद्म श्री पद्म विभूषण से जो अपने क्षेत्रों के महारत हासिल है, ऐसे लोग थे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उद्योगपति है, उन सब की एक सूची बनाई जी और मैंने उनसे बात करना शुरू किया। और मैंने कहा कि भाई, मैं आपके नाम, आपकी जो फोटोग्राफ्स है अपने फेसबुक और ट्विटर पे शेयर करूंगा, जी आप कीजिए। और रोज मैं 5-5 लोगों से आग्रह करता था और उनके फोटो अपने उस पर शेयर करता था। जी लोगों ने उस पर इतनी प्रशंसा हुई और मुझको व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों के सुझाव आने लगे कि हम भी करना चाहते हैं, आप हमारा भी फोटो शेयर कीजिए। तो एक होड़ सी लग गई। मैंने सबसे बाद में आग्रह किया कि भाई सब लोग कीजिए और इसको और बढ़ाइए। और मैंने उत्तराखंड के जितने पद्मश्री थे, जितने पद्म विभूषण थे हमारे, उन सब लोगों से मैंने आग्रह किया। बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो, क्योंकि डॉक्टर्स का समाज में बहुत बड़ा स्थान होता है, जी तो उन डॉक्टर से मैंने आग्रह किया, उन्होंने अच्छा सहयोग किया। तो इस तरीके से बहुत लोगों को इसमें जोड़ा और बहुत अच्छा उसके परिणाम भी आए। जी जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड आपका गृह प्रदेश है और आप लंबे समय से वहाँ सक्रिय रहे हैं और समय समय पर तमाम तरह की योजनाओं में अपना योगदान भी आप देते रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर आपने कौन सी हाल फिलहाल में ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका खास तौर पे आप जिक्र करना चाहें? देखिए, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, वहाँ की मिट्टी से जुड़ा रहता हूँ जी, तो तमाम जो चीजें होती है वो करना पड़ता है। मैंने कोरोना के टाइम पर एक और काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के खाली रहने का समय हमको दिया नहीं जाता है जी इसी तरह से सबको बोला जाता है कि भाई काम करते रहिए पार्टी के लिए, समाज के लिए। तो हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया। जी मैंने उत्तराखंड के कई तरीके के कई जो विद्वान लोगों से बातचीत की, भाई कोरोना में उनके क्या सुझाव हैं, उनसे सुझाव लिए। केंद्र सरकार को जो सुझाव थे वो केंद्र सरकार को भेजे, जो राज्य सरकार के सुझाव थे राज्य सरकार को भेजे, जो मेरे हिस्से का काम था वो मैंने किया। तो इस तरीके से बहुत लोगों को इससे जोड़ा। तो अभी ये मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना शुरू किया है। आज मैंने तय किया कि आज या कल के अंदर मैं अपने जो पैतृक गाँव है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ कि उनकी क्या परेशानी है, उनके क्या सुझाव है। हमने एक और अभियान बहुत बड़ा, मनोज जी, शुरू किया है कि उत्तराखंड के जो गांव हैं वहाँ पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। पूरे गांव के गांव वीरान हो रहे हैं, गैर आबाद गांव हो रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि जो अभी इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, हजारों लोग दिल्ली से, अन्य महानगरों से अपने गांव आए और हमने एक रिवर्स माइग्रेशन की चर्चा की कि भाई गांव में वापस, गांव को दोबारा से आबाद कैसे किया जा सके। तो उसके लिए मैंने उनसे आग्रह की, अगर कुछ लोग भी, सरकारी आंकड़ा है कि करीब 52 से 55 हजार लोगों के बीच में इस वक्त गाँव में आके, महानगरों से आके रह रहे हैं। तो हमने उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उनमें से भी कुछ लोग स्वरोजगार के माध्यम से जड़ी बूटियां उगाने के लिए, कोई हॉर्टिकल्चर के कर सके, इस तरह की कोई चीज सोचे तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह का हम लोगों की कोशिश है कि उन लोगों को जोड़ा जाए। तो अगर इसमें हम लोग सफल होते हैं और कुछ लोग भी अपने गांव में आके रह पाएंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए होगी। अगर बात मैं स्वास्थ्य सेवाओं की करूं तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर उत्तराखंड को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आज भी उत्तराखंड के लोग मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश पे या दिल्ली पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपने क्या कुछ किया? देखिए, जब मुझे पहाड़ की हालत में जानता हूं कि पहाड़ में
इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है। जी और अगर आप देखें किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको बड़े बड़े महानगरों में लेके आना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ेगा, हल्द्वानी जाना पड़ता है। तो मैंने अपने जो सांसद निधि था जी उस सांसद निधि से मैंने हेल्थ में काम करना शुरू किया। मैंने, क्योंकि मुझे अभी 2 ही साल हुए और उसके पहले मेरी पिछले साल मेरी तबीयत खराब होने के कारण मेरा पिछले साल का सांसद निधि अभी तक मैं नहीं कर पाया था सर। जी लेकिन पहले साल की सांसद निधि से मैंने 3 आईसीयूज बनाए थे। जी एक उत्तरकाशी जैसी दुर्गम जगह पे मैंने आईसीयू बनाया कि वहां लोगों को इस तरह की सुविधा मिल पाए। एक कोटद्वार में बनाया, एक रामनगर वाला प्रपोज था लेकिन वो कुछ कारण से उसमें पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मेरे बनाए हुए 2 आईसीयू अब पूरी तरह से संचालित है और कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा ये आगे भी लक्ष्य है कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जी उनके ऊपर पैसा लगाना, धनराशि लगाना, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। जी अनिल बलूनी जी, उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो है वो पर्यटन पर निर्भर करता है, पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन का धंधा कोरोना के कारण चौपट हो गया है। आगे भी कुछ महीने उस पर असर रहेंगे। तो उत्तराखंड का पर्यटन जो उद्योग है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा मिले, उसमें जो लोग काम करते हैं उनको सहायता मिले, इसके लिए कोई योजना बनाई है आपने भविष्य के लिए? देखिए, हमारी जो आर्थिकी है वो निश्चित तौर पे पर्यटन पर टिकी है। पर्यटन हमारा रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। और इस जो लॉकडाउन है, अगर इससे सबसे ज्यादा कहीं असर पड़ा है तो पर्यटन पर पड़ा है। अब देखिए कि ये हमारे यहाँ सीजन का टाइम है, 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है जी। और हमारे यहाँ जो नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, ये जो पर्यटक स्थल है, ये सब गुलजार इस वक्त रहते हैं और इस वक्त सब बंद पड़ा है। होटल, छोटे छोटे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी किस्तें जानी हैं। हजारों लोगों के पास टैक्सी, लाखों लोगों के पास एक एक कार, टैक्सियां ले रखी हैं, उनकी किस्त जाती है। भुट्टे वाला भुट्टे बेचता है जो 4 महीने में अपने लिए किसी तरह से पूरे साल का धनराशि अपने लिए बचाता है। नौकायान वाला है, खच्चर वाला है। इस तरीके से पूरे उत्तराखंड की जो आर्थिकी है जी। वो इस पर्यटन पे टिकी हुई है और पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित है। लेकिन अब एक ऐसी अभूतपूर्व परिस्थिति मानव समाज के सामने आई है तो अभी तो इससे निपटना है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद उत्तराखंड में जो लाखों लोग पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े हैं, इनको हम विश्वास दिलाते हैं। इनको हम आपके माध्यम से भी हम लोग इनको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे एक बार लॉकडाउन खत्म होगा, उत्तराखंड के पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के लिए पूरी जी जान से इनको कैसे इस मुसीबत से निकाला जा सके, इसके लिए कार्य करेंगे। एक बार इस युद्ध काल से हम निकल जाए, फिर इन लोगों के लिए कुछ कल्याण के लिए काम करें। अनिल बलूनी जी, आप राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी जो मीडिया का प्रभार है उसका भी दायित्व आपके पास है। देश भर की मीडिया को आप देखते हैं, उसकी रणनीति बनाते हैं। कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, उनको उत्तर जानना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है इस बात पे कि केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन की स्थिति थी वो प्लानिंग के साथ नहीं की, देश में बिना चर्चा किए, बात किए लॉकडाउन लागू कर दिया, जिसके चलते जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, कांग्रेस की समस्या क्या है ये देखिए, इनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो करते हैं उस पर जनता बड़ी नजदीकी से नजर रखती है जी। और जनता उनके ऊपर देखती है कि वो क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की जी, उस दिन कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी और मेरे ख्याल से शायद देखना पड़ेगा सोनिया जी का भी बयान इस तरह के थे कि लॉकडाउन जल्दीबाजी में कर दिया, बिना सोचा विचारे, थोड़ा देर से करना चाहिए था जी, बहुत जल्दीबाजी में कदम उठा दिया। और अब क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन देर से उठाया। तो कभी अपने ऐसे विरोधाभासी बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि जल्दी कर दिया, जल्दीबाजी में ले लिया, कभी कह रहे हैं कि कदम उठाने में देरी कर दी। तो मुझको समझ नहीं आता वो कहना क्या चाहते हैं। आज पूरे विश्व में जी इस बात की प्रशंसा हो रही कि भारत जिस तरह से कोरोना से लड़ रहा है, अगर ये भारत कोरोना से अच्छे तरीके से लड़ रहा है तो क्या अनिल बलूनी या हमारी पार्टी की थोड़ी विजय है, ये पूरे देश की विजय है, ये पूरे देश की प्रशंसा है और हम पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर जो चीज सही है उसके लिए सही तो बोलना चाहिए। पूरा विश्व कह रहा है कि भारत अच्छा तरह काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है
कि देश ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मनोज जी सोचिए कि किस तरह की बातें हैं। दूसरी बात जी, आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी सहित कई प्रमुख दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, आप भी कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े होंगे। जी, छोटे छोटे मोहल्ले की सभाएं जो हैं वो जन कल्याण के काम कर रही हैं। जी, वो गरीबों को खाना खिला रही हैं, वो गरीबों के लिए कुछ व्यवस्था कर रही है। आपने कहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी के फला फला लोग कोई जनसेवा का काम कर रहे हैं? कहीं आपने देखा कि राहुल गांधी कहीं खाद्यान्न की व्यवस्था करा रहे हैं? कहीं आपको सोनिया जी का दिखा कि सोनिया जी गरीब लोगों की मदद के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, मैं तो कहीं देखा नहीं कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता समाज सेवा के काम कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस केवल नुक्ताचीनी करे, इस युद्ध काल में, इस महामारी काल में भी केवल विरोध की राजनीति करे, मनोबल गिराने की बातें करे, ये किस तरह की राजनीति है? और इसी कारण मनोज जी, जी, इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल आज इस स्थिति में पहुंच गया है। आज ऐसी हालत हो गई है कि इनके 40-50 सांसद नहीं जीत पा रहे हैं। और इसी नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी इतिहास के सबसे बुरे दौर में आई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको सीखना चाहिए। आप देखिए, कुछ राजनीतिक दलों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कुछ सीख ली है जी, और उसके बाद सकारात्मक बातचीत शुरू की है। तो कांग्रेस पार्टी भी समझे, और नहीं समझेगी तो आत्महत्या करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो अपने दल को समाप्ति करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी। हाल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आरोप और लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, खासतौर से उनका इशारा तबलीगी जमात को लेकर था। नहीं तो इसमें हमने हमारा रोल कहाँ है? तबलीगी जमात ने जिस तरीके से, देखिए मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ आपको। उत्तराखंड में एक दिन मैं पता कर रहा था, जब 26 लोग एडमिट थे तो 26 में से 24 तबलीगी जमात से जुड़े थे। जी, आप बताइए, उत्तराखंड जैसे राज्य में 80-90% लोग किसी दिन ऐसा होता है कि तबलीगी जमात से हैं, तो इसको कहने में क्या है? और दूसरी बात, हम तो नहीं कह रहे, सारे टीवी चैनल लिखते हैं। इसमें राजनीतिकरण, सांप्रदायिकरण कौन कर रहा है? सोनिया गांधी जी बताए कि क्या इसमें गलत है, कहाँ किसने सांप्रदायिकरण किया है? और हिंदुस्तान की राजनीति में अगर सांप्रदायिकरण का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस ही दिखेगी। मुझको लगता है कि आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज गलत बात करने का समय नहीं है। एक मानव जाति के ऊपर एक आपदा आई है, एक विपदा आई है। इसमें कांग्रेस के लोगों से मेरा आग्रह है कि वह भी सकारात्मक राजनीति करे। राजनीति करने का समय हमारे को मिलेगा बाद में। जी, हम लोग छीटाकशी करने का समय मिलेगा हमें इसके बाद। जब एक बार हम इससे उबर जाए, उसके बाद आराम से इंडिया गेट पे खड़े होकर हमको गाली दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज समय नहीं है इस बात का, आज समय है साथ खड़े होने का। जी। चलिए, अच्छी बात है, आप कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़े। लेकिन एक सवाल और है, चूंकि आपने अस्पताल में रह के कैंसर रोग से लड़ते हुए उन डॉक्टरों की, नर्सों की, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसकी सेवा भाव को बहुत करीब से देखा है। और कोरोना संक्रमण में ये चीज़ देखने में आ रही है कि कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है उनको ऊपर। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत लंबे समय अस्पताल में रहा जी, और मैं देखता था कि किस तरीके का जो नर्सेस थी, किस तरह के समय पे काम करती और किस तरह से मरीजों की सेवा की जाती है, डॉक्टर्स किस तरह से करते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ किस तरह से करते हैं। बाकी ये लोग भगवान का स्वरूप होते हैं। और उनके साथ जब जैसे आदमी देखता है कि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो मुझे बहुत दुख होता है। और वाकई इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता कि इन लोगों के साथ, ये जो इस बुरी परिस्थिति में काम कर रहे हैं, जिस इन्फेक्शन के साए में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय करना, इनके साथ गलत व्यवहार करना, इनको तो पूज्य होने चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। और सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ, अभी तो एक्ट भी बन गया है और जो इस तरह का व्यवहार कर, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की जरूरत है।
जी। अगर बात मैं पश्चिम बंगाल की करूं, खास तौर पे मैं राजनीति की बात करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो देश के सामने उभर के आ रही हैं और देश भी उन्हें टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहा है, समझ रहा है। अभी हाल ही में केंद्रीय टीम पश्चिम बंगाल गई थी वहां का जायजा लेने जमीनी स्तर पर कि कोरोना की स्थिति क्या है। पहले तो वहां की सरकार ने टीम को आने से मना किया, लेकिन जब केंद्र ने दबाव डाला कि नहीं जरूरी है, तब उसको अनुमति दी गई। इस तरह की राज्य और केंद्र के बीच की जो राजनीति है, संघीय ढांचे की बात की जा रही है, ममता बनर्जी अक्सर इस बात का सवाल उठाती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ममता जी इसी तरह की राजनीति करती रही है और इसी को कोरोना विषय को अगर आप छोड़ भी दें, उससे पहले भी देखें, तो वो हर तरह की टकराव की राजनीति करना उनका बड़ा शौक है, उनका लगता है। और बंगाल की जनता भी देख रही है। जब कल हम लोगों ने टीवी चैनल पे इस तरह के चित्र देखे जी कि आरएएफ के जवानों को दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो मैं नहीं मानता कि बंगाल में भी जो इसको देख रहा होगा उसका खून नहीं खोल रहा होगा कि जो लोग हमारी रक्षा के लिए उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार करना, समय आने पे ममता जी को जरूर पता लगेगा कि इस राजनीति का उनकी राजनीति पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये जरूर वो आने वाले समय पे इसको देख पाएंगे। जी। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह अक्सर बात संघीय ढांचे की बात कही जाती है, लेकिन आमतौर पे जो मुझे देखने को आ रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई बार महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की हैं, लेकिन उसके बावजूद कई राज्यों के मुख्यमंत्री कई तरह के सवाल उठाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं पूरे परिदृश्य को? क्या हम कह सकते हैं पूरा देश एक है? देखिए, पूरा देश एक है जी, और कुछ लोग होते हैं जरूर ऐसा। मेरा उनसे यही आग्रह है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति करने का समय जरूर आएगा। आज इस महामारी से मानव जो इतिहास है उसको मानव को बचाना है और किसी तरीके से इस लड़ाई में, इस मुसीबत से हमको निकल जाना है। मेरा सब जितने मुख्यमंत्री इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है और मुझको लगता है कि उनके प्रदेश की जनताएं भी, उनके प्रदेश के लोग भी ये जरूर चाहते होंगे इस पे राजनीति रहो। सब लोगों को विश्वास है कि जो केंद्र सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, वो सबके लिए भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए इस पर राज्य सरकारों को मुझे लगता है कि थोड़ा संयम बरतना चाहिए। जो ऐसा एक दो राज्य कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो उस राज्य की जनता जरूर समय आने पर जवाब देगी। लोकतंत्र में यही एक तरीका है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना से मुकाबले में पूरा देश एक है। एक आखिरी सवाल आपसे, और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जानिए कि उनके नेता क्या काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन के नाते लोगों के लिए वो क्या काम कर रही है? कोई आप काम गिना सकते हैं? अच्छा सवाल पूछा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए कि एक तो मैं इसको दो पार्ट में आपको बताना चाहूंगा जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपनी कार्य संस्कृति को बदला इस मौके पर। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती भी है कि हम अपने आप को किस तरीके से समय के अनुकूल काम करना सीखते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी एक राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होती है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने पार्टी के सभी सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ऐसा नहीं किया कि सारे सांसद 400 सांसदों से, ऐसा नहीं, उत्तराखंड के सांसदों से एक दिन बात करी, एक दिन छत्तीसगढ़ के सांसदों से बात की, एक दिन उत्तर प्रदेश के सांसदों को 3-4 ग्रुप बना के बात की, जिससे कि सार्थक बातचीत हो सके। इसी प्रकार से सारे राज्यों के सांसदों से बात की, सारे प्रदेश अध्यक्षों से लगातार बात की, किस तरीके से उनको काम करना है। तो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर मंडल तक के ऑडियो ब्रिज के माध्यम से छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बात की, कई लाखों कार्यकर्ताओं के साथ बात की। पहला बात ये, बात किसलिए की? बात इसलिए की गरीब लोगों को भोजन मिल रहा है क्या जी। भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पे गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। हमको पता था कि ये समय सबको राशन की जरूरत है, तो कहीं हमने मोदी किट बनवा के कच्चा राशन बांटना शुरू किया। कहीं ऐसी जगह थी जहाँ कच्चा राशन नहीं बांटा किया, वहां हमने मोदी किचन बनाया, तो वहां लोगों को खाना
बांटना शुरू किया। हमने एक एक कार्यकर्ता को कहा कि आप 5-5 गरीब लोगों को खाना खिलाओगे, घर से पका हुआ खाना, तो उसने आस पड़ोस के 5-5 लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। इस प्रकार से हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन पहुंचाया और लगातार ये अभी भी चल रहा है। रोज शाम को जब हमारी बैठक होती है तो उसमें प्रत्येक राज्य की ब्रीफिंग होती है कि आज कितने लोगों को भोजन कराया गया। ये सिर्फ हवा ही नहीं, उसको पूरा नीचे तक मॉनिटर किया जाता है। और हमारा कार्यकर्ता गरीब लोगों को खाना खिलाने, गरीब लोगों की मदद करने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया और अपने कार्यकर्ताओं से गरीब तक को खाना मिल सके वो व्यवस्था की। हमने जगह जगह पे मास्क बनवाना शुरू किया जी, और गरीब लोगों को मास्क बंटना शुरू हुआ। आज हम कई लाखों की संख्या में हम लोग मास्क बांट चुके हैं। हमारा कार्यकर्ता पीएम केयर फंड के लिए मोबिलाइज कर रहा है। कई करोड़ों लोगों को हम इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। आरोग्य ऐप के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन से पहले जितना काम करती है उससे अधिक काम कर रही है। हमें पता है कि आज इस देश को आवश्यकता है कि हमको और ज्यादा काम करना है, तो हम लोग और ज्यादा काम कर रहे हैं। जी, चलिए, ये समय ऐसा है जिसमें सभी को मिलकर मुकाबला करना होगा कोरोना बीमारी का। आपने हमसे बात की अनिल बलूनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी। तो आज हमारे संवाद कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।